नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहले तो आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की, फिर पाकिस्तान को जो हमला हुआ उसकी तरफ से उसका करारा जवाब भी दिया। अब पाकिस्तान घुटनों पर है और लगातार घड़ियाली आंसू बहा रहा है। हिंदुस्तान से शांति की मिन्नतें हो रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब उसके पास उसके एयरबेस हैं वो तबाह हो चुके हैं और वहाँ पानी की किल्लत हो रही है। महंगाई की मार पहले से ही है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में जाकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर पानी समेत सभी विवाद पर बातचीत के लिए वो तैयार है। आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भी बातचीत को तैयार है। पड़ोसी के साथ व्यापार पर वार्ता करना चाहते हैं शहबाज शरीफ। बातचीत से विवादों को सुलझाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से वास्तव में शांति की स्थिति चाहते हैं भारत के साथ। तो शहबाज शरीफ ने ईरान में जाकर कई सारी जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी मुद्दे पर भारत से बातचीत करने को तैयार हैं, पड़ोसी के साथ व्यापार और शांति चाहते हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के साथ वार्ता की गुहार लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मीठी गोली के भीतर छिपे जहर पर भारत कई बार झेल चुका है। शायद इसीलिए भारत पाकिस्तान के घड़ियाली आंसुओं के सामने जो भारत जो है इस बार कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, पिघलने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। साफ कहा गया है कि किसी भी तरह का आतंकवाद या उसका समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दुनिया भर में भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोलने में लगा है, जो अलग अलग आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सच्चाई बता रहे हैं। साथ ही साथ आज जम्मू कश्मीर में कैबिनेट की बैठक श्रीनगर की जगह पहलगाम में हुई। ये सैलानियों में भरोसा जगाने की एक कवायद है और इसके बाद गुलमर्ग में कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के वक्त कश्मीर में पहला आतंकवादी हमला हुआ था। उस दिन मुजाहिदों की मौत के घाट उतारना चाहिए था, तो आज के ये दिन देखने नहीं पड़ते। साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसी भी तरह का आतंकवाद या उसका समर्थन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया।
अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। चलिए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन को फिर से बहाल करने के लिए और विश्वास बहाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की कैबिनेट, शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी श्रीनगर छोड़कर 2 दिन के लिए पहलगाम और गुलमर्ग में बैठक करेंगे। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक पहलगाम में हुई। यहाँ पर एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर सारे मंत्री इकट्ठे थे। ये वही जगह है जहाँ पर 1 महीने पहले आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय जो घोड़ा वाला था उसकी मौत हो गई थी। अब कल बुधवार को अगली बैठक जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में होगी। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है और उसके लिए जो हमें इकदाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। चलिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहले तो आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसका करारा जवाब भी भारत ने दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर, जो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अब तेवर बदले नज़र आ रहे हैं। यानी कि पूरा जो तमाशा करने के बाद कि हम जीत गए और हमने इतना बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, अब जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि बातचीत को तैयार हैं, टेररिज्म पे भी बातचीत को तैयार हैं, पानी की किल्लत हो रही है, परेशानियां जो झेलनी पड़ रही हैं पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, कहीं ना कहीं ये तब बताता है कि अब सच्चाई का सामना करने का वक्त आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कम से कम ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो भारत के साथ बातचीत की गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। और इस बार तो वो ईरान की जमीन से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ईरान के वो दौरे पर थे और ईरान पाकिस्तान में नजदीकी है, लेकिन वहीं ईरान जो है वो भारत का भी एक नजदीकी साझेदार रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं दोनों देशों के बीच। तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियां के बगल में खड़े होकर उन्होंने इस बात की गुहार लगाई, तो इसका जो मतलब है और ज्यादा अधिक है। लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो आतंकवादियों की जो सूची पाकिस्तान को सौंपी गई थी कुछ साल पहले, उन आतंकवादियों की वापसी पर बात होगी, जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को दोहराया है। तो बेशक पाकिस्तान अपनी तरफ से बातचीत की गुहार लगाता नजर आए, क्योंकि उसको सिंधु नदी समझौते को एबेंस में रखने के बाद से इस बात का आसन्न संकट जो है वो नजर आ रहा है कि देर सबेर वहां पे पानी की किल्लत होगी और पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां पर खेती में भी काफी दिक्कत आने वाली है। तो इस मद्देनजर उन्होंने जो बात कही है, जिसमें कि कश्मीर का तो राग अलापा ही है, ये भी कहा है कि यूएनएससी का जो एक रेजोल्यूशन है उसके तहत वो कश्मीर पे बातचीत चाहते हैं। पानी के मुद्दे का जिक्र किया और साथ ही साथ
आतंकवाद को भी इस बयान में समेटा है। उनको पता है कि भारत जो है वो आतंकवाद पर ही बात करेगा, तो कहीं ना कहीं अपना जो बयान है उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की है। पूरी कोशिश पाकिस्तान की है कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत की जाए, लेकिन भारत की तरफ से इसके लिए बहुत बड़ा ना पहले ही कह दिया गया है। अंकित। उमा, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि ये भारत ने बहुत दो टूक शब्दों में ये बात कही है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, साथ ही साथ टेरर और टॉक बिल्कुल भी साथ साथ नहीं होगी। ईरान में जाकर, क्योंकि भारत के ईरान से संबंध अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब बाकी देश भारत को कहें, एक बार फिर से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी देश प्रेशर बनाएं कि उनसे बातचीत करे भारत? जी बिल्कुल, लेकिन भारत जो है वो बार बार इस बात को भी साफ कर चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के किसी भी विवाद को लेकर वो तीसरे देश की मध्यस्थता जो है स्वीकार नहीं करेगा, और ये इस बात को कई बार साफ कर चुका है। लेकिन ईरान की ज़मीन से जब उन्होंने ये बात कही है शहबाज शरीफ ने, तो इसका एक अर्थ ये निकाला जा सकता है कि ईरान जो है वो अपने असर का इस्तेमाल भारत पे करे, और इसकी बात को उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत के दौरान, द्विपक्षीय बातचीत के दौरान हो सकता है कि जिक्र भी किया हो। ईरान जो है वो भारत को ये कह ज़रूर सकता है कि वो समस्या के समाधान के लिए बातचीत पर आए, लेकिन किसी तरह की मध्यस्थता की बात तो हो ही नहीं सकती। दूसरी अहम बात ये भी है कि भारत जो है वो साफ तौर पे ये भी कह चुका है कि जो भारत है वो तब तक जो सिंधु नदी समझौता है उसको वापस पटरी पर नहीं लाएगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करे। तो जो पहले से भारत का एक मौजू रहा है, एक स्टैंड रहा है, उसको और ज्यादा भारत ने और ज्यादा मजबूती से सामने रखा है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई करो, उसके बाद बातचीत होगी। उमा, बने रहिएगा हमारे साथ। एक और खबर जरा दर्शकों को बता दें, भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख से दुनिया को अवगत करा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद से लड़ाई और कट्टरपंथ से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों में 7 जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और कैसे दुनिया को इकट्ठा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। उमा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, ये जिस तरीके की कवायद की गई थी और साथ ही साथ सारी पार्टियों को शामिल करके एक बड़े मैसेज के तौर पर इसको, इन यात्राओं को देखा जा रहा था, किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक भारत के प्रतिनिधिमंडल को मिल रहा है और क्या उम्मीद कम से कम भारत लगा रहा है इस पूरी एक्सरसाइज से? जी देखिए, भारत ने पहले डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अलग अलग देशों को इस बात की जानकारी दी, और अब जो है ये पॉलिटिकल जो डेलीगेशन है उसके जरिए मैसेजिंग जो है वो दी जा रही है। इसमें 2 तरह की मैसेजिंग है। एक तो ये है कि आतंकवाद का जब मामला हो, पाकिस्तान की तरफ से जो चलाया जा रहा आतंकवाद है उसका जब मामला हो, तो भारत की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक हैं, एक सुर में बात करती हैं, एक साथ जाकर दुनिया के देशों को समझाने का मादा रखती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको ज़्यादा बड़े व्यापक पैमाने पर, क्योंकि जो डेलीगेशन हैं वो जा रहे हैं, न सिर्फ अधिकारियों से मिल रहे हैं बल्कि अलग अलग देशों में जो भारतीय डायस्पोरा के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी वो जानकारी साझा कर रहे हैं, और उनके साथ ये अपील भी कर रहे हैं कि वो इस जानकारी को और अपने आसपास की कम्युनिटी में फैलाए। तो एक तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय जन दबाव बनाने की कोशिश जो है इस तरह की डिप्लोमेसी के जरिए, चाहे वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो जो पॉलिटिकल या वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो डिप्लोमेसी हो, वो भारत जो है वो कर रहा है। और इसको अलग अलग देशों से अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है, अलग अलग देशों के बयान आए हैं, और एक नजरिया जो है भारत का उसको समझाने में मदद मिल रही है। तो अपनी तरह का एक नई शुरुआत है जिसके जरिए दुनिया के देश ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान से चलाए जाने वाले आतंकवाद से उसका विक्टिम है, कि इतनी बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो अलग अलग देशों के दौरे पर हैं। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है और साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक स्तर पर साधने की कोशिश भी है दुनिया के देशों को। बहुत बहुत उमा, ये भी आप जानना चाहेंगे, ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं, इनका जो कार्यक्रम है अभी और कितने दिन चलने वाला है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा एग्रेसिव रुख इस बार निभाया है, उठाया है कम से कम आतंकवाद को लेकर, कैसे पाकिस्तान दुनिया में अलग अलग, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है?
जी देखिए, पाकिस्तान ने तो यहाँ तक एक कॉपी करने की कोशिश की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में उसने भी एक डेलीगेशन जो है वो भेजने की बात की। हालांकि जो डेलीगेशन है वो सत्तारूढ़ जो दल हैं या जो सत्ता के सहयोगी दल हैं, उन्हीं का जो है वो एक ग्रुप होगा। तो एक कॉपी करने की उसने जरूर कोशिश की है। जहां तक भारतीय दल की बात है तो एक दल कई कई देशों में जा रहा है। अगर अमेरिका गए दल की बात करें तो अभी गयाना गया है और वो घूमकर वापस 3 से 6 जून तक वॉशिंगटन में होगा, जहां पर अपनी बात जो है वो रखेगा। तो एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके तहत इन 7 दलों को दुनिया के कई देशों में जाने का जो योजना है वो रखी गई है। और जो एक रिस्पांस की जहां तक बात है दुनिया के देशों से, तो ये जो है रिस्पांस इस रूप में निकलकर सामने आ रहा है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो है अटैक इतना बड़ा था पहलगाम का, और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की वो जवाबी कार्रवाई थी, और पाकिस्तान ने फिर से सैन्य जो है कार्रवाई की और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। तो ये पूरा जो चेन ऑफ सीक्वेंस है वो समझाने में पॉलिटिकल स्तर पर भी मदद मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, डिप्लोमेटिक स्तर पर ये बातचीत तो पहले से बताई ही जा रही है। और विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री आज वो भी जो है वो अमेरिका के दौरे पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। और उनका मकसद भी दौरे का यही है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे अमेरिका को अवगत कराना, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख को और ज्यादा साफ करना, और साथ में उनका एजेंडा तो FTA के ऊपर भी बातचीत करने का है। और दूसरी बात यह है कि जो क्वाड समिट होनी है उसको लेकर भी किस तरह से क्लोज कोऑर्डिनेशन हो उस मुतालिक भी बात करनी है। तो एक ऑल आउट जो एफर्ट है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह के दौरों में, जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के रूप में हो रहा है, या फिर खुद विदेश सचिव S जयशंकर और डिप्टी NSA जो है पवन कपूर, उनके जरिए जो है वो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले मैं जैसे आपको बता रहा था कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कम से कम एक मैसेज देने के लिए कि सरकार अब चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से वहाँ पर बेहतर हुई हैं, शांति का माहौल है। उमर अब्दुल्ला सरकार आज अपने राज्य की कैबिनेट की जो बैठक है वो पहलगाम में उन्होंने की है। इससे एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद दिला दें कि 22 मई को 22 तारीख को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों को मारा गया था पिछले महीने, और उसके बाद से आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, 25 पर्यटकों की मौत हो गई थी और एक वहाँ पे स्थानीय की जान भी गई थी। उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बना हुआ था, और अब उसको लेकर ये एक बड़ी कवायद कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से की गई है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नज़ीर, पहलगाम में बैठक, गुलमर्ग में बैठक, जो संकेत है, संदेश है वो बिल्कुल साफ है, कम से कम देश के पर्यटकों के लिए भी, लोगों के लिए भी और सीमा पार के लिए भी, कि भारत में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हम वापस उसी मजबूती से जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ खड़ा है। चलिए, मुझे बताया गया है कि नज़ीर का संपर्क जो है वो टूट गया है हमारे से। कोशिश करेंगे दोबारा नज़ीर को साथ लेकर आएँ और उनसे इस पर बातचीत करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बहरीन और कुवैत में पाकिस्तान को पूरे तरीके से बेनकाब कर दिया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India.
Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सप्ताह के पहले ही दिन भारी बारिश से जो लोग हैं उनका जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है. आज सुबह थोड़ी राहत ज़रूर मिली, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि पिछले 24 घंटे में औसतन 106 मिलीमीटर बारिश हुई है. भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में मुंबई और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अपनी सामान्य तारीख से 16 दिन पहले मुंबई पहुंच गया है और 1950 के बाद से ये पहली बार उसका इतनी जल्दी मुंबई में आगमन हुआ है. कैसे ये पूरा 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, जरा उसके बारे में आपको बता दें. पिछली बार 26 मई को जब मॉनसून पहुंचा था तो उससे पहले 29 मई का रिकॉर्ड था, यानी कि 1956-62 और 1971 में 29 मई को मॉनसून मुंबई में आया था और वो एक रिकॉर्ड के तौर पर बना हुआ था. 24 मई को केरल में इस बार मॉनसून की घोषणा की गई और 24 घंटे के अंदर अंदर महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक हो गई. कोलाबा में मई में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूटे. कोलाबा में मई की अगर बारिश की बात करें तो 1918 में 269.4 mm बारिश हुई थी और 2025 में 295 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है. महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल है. मुंबई में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है. बीते 2 दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल भराव है. आज सुबह से बारिश थमी हुई है. मुंबई में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट तो जरूर है. वहीं राज्य के 4 जिलों में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा में रेड अलर्ट जारी किया गया है. रत्नागढ़ और रायगढ़ और पुणे, भीड़, हिंगोली, नांदेड़ और परबानी में ऑरेंज अलर्ट है. मुंबई समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. मुंबई के विक्रोली में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक इलाके में एक पेड़ गिर गया और जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल भी हुए. पेड़ गिरने की घटना के बाद पुलिस ने दमकल कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मृतक परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है और वो महानगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. महाराष्ट्र के लातूर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में मंत्री बाबा साहेब पाटिल अहमदनगर के अस्पताल जाकर घायलों से उन्होंने मुलाकात की. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रोहा तालुका में भारी बारिश से मकान ढह गया. मकान ढहने से एक व्यक्ति घायल हो गया. वहीं मुंबई में चाहे बांद्रा हो या फिर बायकाला या मलाड वेस्ट, हर जगह पर बारिश की वजह से सड़कों में जल जमाव है. गाड़ियां रेंगने लगी हैं और लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. अधिकतर जगह पर सीवर जाम थे. गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया. मुंबई मेट्रो पर भी बारिश का जबरदस्त असर दिखाई पड़ा. वर्ली में एक यात्री ने एक वीडियो बनाया. जब मेट्रो रुकी तो यात्री उतर नहीं सके क्योंकि प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था. मेट्रो की सीढ़ियों पर भी पानी बह रहा था. मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी पटरियों पर पानी जमा हुआ था. यहां पर सैंडहाउस रोड और बायकला के बीच भी जबरदस्त जल जमाव था. बारिश की वजह से अप डाउन की जो लोकल सेवा है वो बंद करनी पड़ी. परेल इलाके में मुंबई के केईएम अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से पानी में डूब गया. गंदा पानी अंदर भर गया. ग्राउंड फ्लोर पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है. गंदे पानी की वजह से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा है वो भी बढ़ गया है.
मौसम विभाग ने लोगों को कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र निकलकर केरल की बात करते हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के कई जगहों पर ट्रेनों जो हैं वो देरी से चल रही हैं, निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है और कस्बों एवं गांवों में यातायात बाधित है। अलग अलग हादसों में राज्य भर में 11 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने यहां कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर और मॉडल दीनू मौर्य का नाम इन दिनों मीठी नदी मामले में सुर्खियों में है। ये मामला मुंबई के फेमस मीठी नदी घोटाले से जुड़ा हुआ है। उनकी कंपनी का नाम इस घोटाले में शामिल है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। इस पर अब एक्टर ने अपनी लीगल टीम के जरिए किला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। साथ ही इस पर आज यानी कि मंगलवार को सुनवाई भी हो सकती है। बीते सोमवार को एक्टर को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दीनू मौर्य कैसे इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं और कैसे उनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ सकती हैं, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ईओडब्ल्यू ने जांच चालू कर दी है, उसमें जो मुख्य आरोपी है केतन कदम, जिनको पकड़ लिया गया है, उसके साथ जब पूछताछ की गई, उसके डिटेल्स खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, तब उसमें उनके कॉल रिकॉर्ड्स दीनू मौर्य के कॉल रिकॉर्ड से मैच हुए और उसी के चलते ये जांच आगे बढ़ी और उनको, दीनू मौर्य और उनके भाई दोनों को एक बार की पूछताछ के लिए बुलाया गया। पिछले दिन उनकी पूछताछ की गई, लेकिन फिर एक बार कल उनको बुलाया जा रहा है, समझ दिया गया है कल पेश होने के लिए। उसके भीतर आज हमें पता चला है कि जिस तरीके से कल जब फिर एक बार पूछताछ सुनी है तो आज उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया है, जिसकी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल जब फिर उनको बुलाया जाएगा और फिर से एक बार जांच की जाएगी कि किस तरीके के दोनों के बीच में लेन देन थे, जो कॉल रिकॉर्ड्स पाए गए हैं, क्या कारण था दोनों के बीच की बातचीत का, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, अगर इसके अंदर क्या उनकी कंपनी ने इसमें साझेदारी की है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ढूंढ रही है और इसी के चलते उनको फिर एक बार कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, एक के बाद एक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कथित घोटाला बताया जा रहा है 65 करोड़ का, इसको लेकर के जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है और इस पर राजनीति भी जोरों से हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर एक तरफ बीजेपी है जो शिवसेना यूबीटी को घेरते हुए नजर आ रही है और तमाम सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरीके से 2005 के बाद जो बाढ़ आई थी और उसके बाद जो निर्णय लिया गया कि मीठी नदी को साफ करना है, 1000 करोड़ उसके लिए दिए गए और उसमें लगातार घोटाले हुए, उसका जवाब शिवसेना यूबीटी दे। वहीं आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है कि चाहे जितनी जांच आप करा लीजिए, जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्या ये घोटाला शिंदे के कार्यकाल के में तो नहीं हुआ, इस पर भी सवाल खड़े हुए। तो एक तरफ जांच तेज हो रही है और मीठी नदी को लेकर के राजनीति भी महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में गरमाई हुई है। और आपको ये भी बता दें कि आने वाला जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें ये मुद्दा खड़ा होगा और गरमाएगा जरूर और इसको लेकर के राजनीति काफी तेज है। वहीं ईओडब्ल्यू अपनी जांच आगे लगातार कर रही है। आपने बताया कि किस तरीके से दीनू मौर्य की इससे मुश्किल बढ़ सकती है, साथ में एक राजनीतिक एंगल भी इसमें जो जुड़ा हुआ है। लेकिन खास बात यह भी समझने की होगी कि दीनू मौर्य के अलावा और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें अभियुक्त के तौर पर या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ईओडब्ल्यू के लिए। देखिए, अभी इस जो प्रारंभिक जांच की गई है, केतन कदम के जो मुख्य आरोपी है, जिनके कॉन्ट्रैक्टरों से तार जुड़े हुए हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेशन करते समय ये चीज़ें सामने आई है। और जो सीडीआर है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, जिसके चलते ये पता चला है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। इनके बीच में ही नहीं, दीनू मौर्य के जो भाई है उनके साथ भी बातचीत हुई थी। तो किस तरीके से उनकी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, क्या साझेदारी की गई, कितने लोग इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, इन सब की जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो ईओडब्ल्यू ने सामने रखा है
कि एक दिन पहले ही दीनू मौर्य और उनके भाई की पूछताछ की गई थी। ऑलरेडी जो केतन कदम है और एक आरोपी है जो अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो ऐसे में कल एक बार फिर से उन्हें जांच के लिए बुलाया है और कल जांच के बाद क्या उन्हें अरेस्ट किया जाता है, क्या उनके खिलाफ सबूत या एविडेंस क्लियरली बाहर आते हैं या फिर सिर्फ ये उनका बयान दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी इस फिलहाल और कोई नाम इसमें आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल एक बार फिर से जांच की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ ईओडब्ल्यू इस जांच पर लगातार बनी हुई है और इसी के बीच अग्रिम जमानत की याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई अभी पेंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के विवाद पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने तेज प्रताप यादव के समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अनुष्का के भाई ने कहा कि अनुष्का मेरी छोटी बहन है और उसका जो भी फैसला होगा मैं एक बड़े भाई के तौर पर अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। आकाश ने तेजस्वी यादव से दो परिवारों की इज्जत संभालने की अपील की है। जिन्होंने किया वो इस पे ज्यादा अच्छे से बोलेंगे, जिनका फोटो है उनका क्या रिश्ता है वो ज्यादा अच्छे से बोलेंगी। उस फोटो में जो लड़का है उनके पिताजी लालू यादव जी, उनके भाई ने अपना बयान रख दिया। उस तस्वीर में जो लड़की है उसका बड़ा भाई मैं हूं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। अब आगे जैसा वो लोग सवाल खोजेंगे वैसा हम लोग जवाब भी देंगे। तो तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। आज जो लोग अभी मजा ले रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि वही तेज प्रताप यादव है जो बर्थडे से लेकर 27 तक में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। और अब पार्टी का कौन मनोबल बढ़ाएगा, ये विचार करने की बात है। तो आपको याद दिला दें कि इस पोस्ट के बाद जो हंगामा हुआ, एक फोटो के बाद जो हंगामा हुआ, तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर 6 साल के लिए निकाल दिया गया है और परिवार से भी कहा गया है कि उनका कोई रिश्ता नहीं रहा है। इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। क्या चुनाव से पहले, क्योंकि हमने देखा कल किस तरीके से तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है, जिनके साथ उनका डिवोर्स केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय, उन्होंने किस तरीके से बाहर आकर एक पूरा बयान दिया, कई आरोप लगाए और ये भी कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरीके का जो नुकसान हो सकता है तेज प्रताप यादव के इस फोटो से, उसको कम से कम किया जाए। और आज आकाश यादव जो भाई हैं इस फोटो में जो महिला हैं उन अनुष्का के, वो कह रहे हैं कि देखिए ये गलत हुआ है और परिवार को कम से कम साथ रहना चाहिए। प्रभाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये सब चीज़ें जिस तरीके से तेज गति से हो रही हैं और चुनाव से पहले जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं, इसके कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और अगर इस मामले को शांत नहीं किया गया तो इसका खामियाजा जो है वो राजद को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये मामला जो है, ये पहले हमने देखा कैसे सोशल मीडिया पे ये मामला वायरल हुआ और उसके बाद से तेज प्रताप जो है उनके पूरे परिवार, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के खिलाफ जिस तरीके से एक मुहिम सी चली है और एक कंट्रोवर्सी हुआ जिन्हें उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। तो कुल मिला के एक आग को बुझाने की कोशिश की है लालू प्रसाद यादव ने, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज किया। अभी जो आकाश यादव हैं, जो वो महिला है, उनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने वक्तव्य जो दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि एक तो अपनी बहन के वो साथ खड़े हैं, उसका जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़े हैं। दूसरा, उनका मानना है कि तेज प्रताप यादव ने कोई गलती नहीं की है और पूरे लालू परिवार को तेज प्रताप यादव का साथ देना चाहिए।
वहीं अगर आप बात करें ऐश्वर्या की, ऐश्वर्या है जिनके साथ तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। चंद्रिका राय जो पूर्व मंत्री हैं उनकी वो बेटी हैं, और दारोगा प्रसाद राय जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनकी पोती हैं। ऐश्वर्या ने इस मामले में, जब ये पूरा मामला आया जिसमें तेज प्रताप यादव ने ये माना था कि 12 साल से वो रिलेशन में थे, तो ऐश्वर्या ने जो मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव पे यही आरोप लगाया कि अगर आप 12 साल से किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे तो अच्छी बात थी, आप उससे जाके शादी कर लेते, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की, क्योंकि वो आपने उसके साथ रिलेशन में रहते हुए भी आपने मेरे साथ शादी की, और अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि डिवोर्स की स्थिति है। उन्होंने हालांकि और भी आरोप लगाए हैं जो कि लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार के ऊपर है। राबड़ी देवी पर खासकर उन्होंने आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है, और बहनों पर भी कुछ आरोप लगाया है। अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट कुल मिला के ये मामला उलझता हुआ दिख रहा है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है 6 साल के लिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनका परिवार से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हालांकि आज ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तेजस्वी यादव को, और तेज प्रताप यादव ने न केवल बधाई दी है, बट हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो कलकत्ता भी जा रहे हैं और वो बच्चे को देखने जा रहे हैं, यानी कि अपने भतीजे को जो है वो देखने जा रहे हैं। तो दिलचस्प होगा पूरा मामला, और इस आग को लालू प्रसाद यादव के परिवार को बुझाना होगा, जल्दी बुझाना होगा, नहीं तो मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव सर पे है और वो लालू कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की जो आपसी लड़ाई जो है या परिवार की जो लड़ाई है वो सड़क पे आए और विरोधी, खासकर राजनीतिक विरोधी जो है इसका फ़ायदा उठाएं। जी। तो बाकी